हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और पूरा भी देखिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा? 95 प्लस। ठीक है ना। और एनसीईआरटी देखिए, ये इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन है आपके, क्योंकि यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी बेस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि जो भी हमने क्वेश्चन लिया गया है वो सारे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना। तो बोर्ड परीक्षा में समझ लीजिए 101% का मैं दावा करता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है। जो पहला क्वेश्चन है क्या कि Fe2O3 प्लस 2Al आपका अभिक्रिया हो रही है Al2O3 प्लस 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए जो आयरन आपका है ये Fe2O3, ये देखिए एल्युमिनियम से जो क्रिया कर रही है, तो Al2O3 बन जा रहा है। ठीक है ना। मतलब Fe को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है ना। क्या कर दे रहा है? मतलब हटा दे रहा है। हटाने का मतलब क्या होता है? विस्थापित करना ना। तो क्या क्यों हटा दे रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है इसके साथ। ठीक है ना। इसके साथ क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसके वजह से इसको हटा के अपने लग जा रहा है, मतलब विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। विस्थापित या विस्थापित, ये विस्थापित होगा। ठीक है ना। विस्थापित अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन भी कह सकते हैं, विस्थापित अभिक्रिया, कुछ भी। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। आप लोगों को, सभी लोगों को पता होता है कि देखिए जो क्षारीय विलयन होता है उसका होता है पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं क्या कि क्षारीय विलयन। ठीक है ना। क्षारीय विलयन का क्या होता है? क्षारीय विलयन का होता है 7 से अधिक। ठीक है ना। 7 से अधिक हो गया क्षारीय विलयन का। और देखिए, जिसका 7 होता है वो होता है उदासीन विलयन। तो यदि कहा जाए कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। और 7 से कम किसका होता है? वो अम्लीय का होता है। किसका होता है? अम्लीय का होता है ना। इसलिए ऑप्शन, ये दूसरे वाले का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का होता है 7 से अधिक। उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है यही होता है Na2CO3। देखिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। इसमें 10H2O लगा है, तो इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब ये भी रहेगा तब भी सही है, या फिर ये भी लिखा रहा है Na2CO3 तब भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 × 10H2O। यही आपका धावन सोडा का सूत्र हो जाए, जिसको हम डिटर्जेंट पाउडर भी बोलते हैं। मतलब धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है ना। धोने वाला सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, आप लोग जानते होंगे। तो बेकिंग सोडा का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है ना। बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, देखिए शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, इसलिए उसका जो पीएच वैल्यू होगा कितना होगा? आपका 7 होगा। ठीक है ना। उदासीन का हमने अभी बताया ना आपको कि शुद्ध जल का, उदासीन का विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7 होता है ना। इसीलिए शुद्ध जल का भी पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है,
देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। स्वपोषी मतलब क्या होता है, अपना खुद का करने वाला, मतलब खुद अपना जो भी तैयार करके भोजन करेगा वो स्वपोषी कहलाता है, ठीक है ना। एक परपोषी होता है, परपोषी मतलब पर मतलब होता है दूसरे पर निर्भर करना, वो होता है आपका परपोषी। और स्वपोषी मतलब अपने खुद का भोजन सब कुछ करने वाला, वो कौन सा होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खुद भोजन तैयार करेंगे, अपने खाएंगे, सब कुछ अपना करेंगे, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जानवर हो गए, मानव हो गया, ये सभी क्या हो गए, परपोषी कहलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग दूसरे पे आश्रित हैं। भोजन हम लोगों को दूसरे से लेना है, गेहूं चावल जो भी है, दाल सब्जी, दूसरे पे हम लोग आश्रित हैं, तो परपोषी कहलाएंगे। तो ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या क्या होता है, देखिए अब एक तरह से आप समझेंगे कि एक पेड़ पौधे के लिए क्या क्या आवश्यकता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता नहीं होगा पौधों को, होगा ना, तो ये भी होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि क्लोरोफिल तो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पत्तियों में, ठीक है ना। फिर क्या है, सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं चाहिए, पौधों को यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। इसलिए हम लोगों का क्या होगा, उपरोक्त तो सभी तो पेड़ पौधों के लिए ये समझिए कि पेड़ पौधों के पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो सारी चीजें आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये आपका डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होता है, तो आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो जल के लिए क्या होता है, वाटर होता है ना, और वाटर से संबंधित आप पढ़े होंगे WBC पढ़े हैं ना आपका, WBC और RBC के बारे में। तो WBC याद करेंगे तो W से मतलब समझ लीजिए कि वाटर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, वाटर हो गया। और विटामिन B हो गया, ये विटामिन C हो गया। मतलब B और C क्या होता है कि जल में घुल जाते हैं, क्या हो गए, WBC का मतलब आप समझ गए ना कि जल में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन होते हैं, B और C। आप लोग आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन मतलब विटामिन से ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि जल में घुलनशील और जल में नहीं घुलनशील। और एक ट्रिक होता है, ये तो जल में घुलनशील हो गया ना, और पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए मैं इधर बता दे रहा हूँ, तो वो होता है आपका कीड़ा, KEDA, कीड़ा मतलब केड़ा, एक तरह से कीड़ा इसको पढ़ेंगे ना, मतलब कि विटामिन KEDA, मतलब ये समझ लीजिए कि B और C को छोड़ के जितने भी बच गए विटामिन वो सारे वसा में घुलनशील होंगे। किस में होंगे, वसा में घुलनशील। और ये क्या हो गया, जल में घुलनशील। तो जल के घुलनशील के लिए WBC याद करेंगे, और वसा में घुलनशील के लिए क्या याद करेंगे, कीड़ा याद करेंगे। मतलब कीड़ा जल में नहीं घुल पाएगा ना, कीड़ा वैसे भी जल में ऊपर दिखने लगता है, तो कीड़ा जल में नहीं घुलनशील है। और WBC आपका जल में घुलनशील है, मतलब B और C क्या हो। तो आप इसमें देख लीजिए कि B और C जल में कह रहा है ना, तो जल में क्या, देखिए ये तो K नहीं होगा क्योंकि वसा में ये घुलनशील है। देखिए ये भी वसा में घुलनशील है, D हो गया, ये भी वसा में घुलनशील हो गया, लेकिन C जो हो गया वो जल में घुलनशील होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो D होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। अब याद ही किए होंगे कि जाइलम और एक फ्लोएम होता है। तो फ से फल के लिए होता है, ज से क्या होता है, जल के लिए होता है। मतलब ये जल का संवहन के लिए पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है, जल का संवहन करना, ठीक है ना। ज से जाइलम, ज से जल याद करेंगे हम लोग ना ट्रिक से, क्योंकि ज से जाइलम, ज से जल, जल का संवहन करेगा कौन करेगा, ज से जाइलम, ठीक है ना। जल का संवहन कौन करता है, जाइलम। और फलों मतलब अब भोजन के बारे में कह देगा तो वो क्या हो जाएगा, भोजन का संवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। मतलब फल एक तरह से भोजन जो भी रिलेट करके आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ये जल का संवहन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए जानते होंगे कि फोकस दूरी और डायोप्टर का जो आपका फार्मूला होता है P मतलब पावर क्षमता P बराबर 1/F होता है। यही होता है ना आपका फार्मूला, जहाँ F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यदि सेंटीमीटर में, अब देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसलिए हम लोग इसको फार्मूले को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये हो जाएगा आपका, या तो इसको F को ऊपर ले जाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 100/P, एक ही बात है ना,
ठीक है ना। या तो P बराबर 100/F करो। अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में बदल गया, मतलब इसको क्या जो फोकस दूरी होगी वो सेंटीमीटर में बदल गया। अब देखिए P का मान दे दिया है कितना, 2। तो यहाँ पे जैसे ही P का मान 2 रखेंगे तो 100 में कितना हो जाएगा, 2, और 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो मतलब कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन सही है। तो बी वाला जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। सभी लोगों को ये तो पता होगा, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी यदि पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक आप जानते ही होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है ना, इतना चीजें आप समझ गए। और यदि पूछ लिया जाए कि ओम का कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए ऐसे, ठीक है ना, इसका ये प्रतीक होता है। ठीक है, ओम का इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ओम वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा भी गया है। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है। देखिए विद्युत जनित्र होगा, जनित्र मतलब समझते हैं, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। ठीक है ना, विद्युत जनरेटर। ये क्या होता है, सी अमीटर क्या होता है, आप जानते हैं ना कि अमीटर हम लोग परिपथ में लगाते हैं क्या नापने के लिए, धारा ही मापने के लिए। अब वोल्ट मीटर क्या लगाते हैं, वोल्ट को मापने के लिए। ठीक है ना, तो यही वाला विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या हो गया, अमीटर हो गया। ठीक है ना, धारा मापी ये ऐसे आपको बहलाने फुसलाने में दे दिया है धारा मापी। तो सभी लोग कहेंगे कि धारा मापना मतलब क्या होता है, धारा मापी, तो इसी को मार दीजिए। तो धारा मापी होता नहीं है कुछ, ठीक है ना, अमीटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। विद्युत मोटर, क्या मोटर से मापेंगे धारा, नहीं ना, तो ये चीजें नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ओमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोगों को। परिपथ में ये पूछा जाता है कि परिपथ में पूछा जाएगा कि ओमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है ना, कि परिपथ में ए मीटर को कौन सी मतलब सीरीज में जोड़ेंगे या फिर पैरेलल में जोड़ेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न जो आपके 4 नंबर के आते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आया आपका कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि लोहे को पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए अब जैसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यदि किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो तो कुछ तो लिख सकता है ना। इसके बारे में हमने बताया भी है पिछले वीडियो में कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। उससे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ मार्क जरूर मिलेंगे आपके। जैसे 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो अब जैसे ये चीजें हैं तो आप कोई भी बना के लिख सकता है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो मेन पॉइंट क्या होता है कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, देखिए जो उसमें लग जाता है, लोहे में संक्षारण लग जाता है ना, या मूर्छा बोलते हैं, तो मूर्छे लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट का लेप चढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पेंट का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है ना, अब है इसमें अगला पॉइंट कि पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। ठीक है ना, अब जैसे कोई है आपका मेटल, कोई भी चीज है, लोहा है चाहे आयरन है, कोई भी चीज, वो नमी जहां उसको नमी मिलेगा तो नमी से वो क्रिया करेगा। नमी से जैसे ही क्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, संक्षारण लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है ना, तो इसी को संपर्क मतलब हवा नमी को संपर्क से हटाने के लिए ही पेंट लगा देते हैं। ठीक है ना, उस पे पेंट का लेप कर देंगे तो जो आपका लोहे की वस्तु है उस पे न ही कोई चीज हवा आ पाएगी और न ही कोई चीज उसमें नमी आ पाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, संक्षारण उसमें नहीं लगेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका।
देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्या है कि IUPAC नाम से है, ठीक है ना। तो ये आपको पूछ रहा है कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि ये आपसे जुड़ा हुआ है, देखिए ये COOH, ठीक है ना, ये अलग से चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये अलग से जुड़ा हुआ है। आपका ये जो CH3 है इसमें जुड़ गया है एक बांड से COOH। इसका यदि हम लोग फिगर बनाएं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये इधर से आपका हाइड्रोजन एक लग गया, इधर से हाइड्रोजन एक लग गया, एक इधर से हाइड्रोजन लग गया, ठीक है ना, एक सिंगल बांड करके आपका लग जाएगा ये COOH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओइक, ठीक है। लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओइक जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक, ठीक है। तो वैसे ही हो गया। इसमें देखेंगे आप कार्बन कितने हैं, एक है, दो है ना। तो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ, दूसरे को एथ बोलते हैं, मेथ, एथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आप तो पढ़े ही होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होने का मतलब इसको पढ़ेंगे एथ, ठीक है ना। अब एथेनोइक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा वाला, इसमें क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अल। तो कार्बन तो एक ही है ना, कार्बन एक ही है तो उसको क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ बोलेंगे ना। तो अल जुटेगा तो ये हो जाएगा आपका मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें कार्बन कितने, इसमें भी एक ही कार्बन है और जुड़ा क्या है, COOH, COOH यही वाला ओइक जुड़ा ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे था एथेनोइक, ये हो जाएगा मेथेनोइक, मतलब एक ही कार्बन है, इसके वजह से इसका नाम हो गया मेथेनोइक। मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं या अम्ल बोलेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल। अब अगला है C2H5OH। OH के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, ऑल, लास्ट में क्या जुड़ता है, ऑल, ठीक है ना, ऑल जुड़ता है। तो ये हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 2 है ना, तो पहले के लिए मेथ बोलते हैं, दूसरे वाले को एथ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसको भी हम लोग विस्तृत करना चाहे फिगर के रूप में तो कार्बन कितने हैं आपके, 2 है ना, 2 है ना। तो 2 के लिए क्या जुड़ेंगे, आप देखिए 2 कार्बन पहले ऐसे वैसे बना लीजिए, ठीक है ना, 2 कार्बन बन गया आपका, 2 कार्बन बन गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है ना। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन लग गया, एक यहाँ से लग गया, एक यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH, ठीक है ना। इसको आपको कभी कभी ऐसे भी देता है आपको इसको फिगर के रूप में तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका C2H5OH, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि pH मान से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो देखिए pH मान का यदि हम लोगों को लिखना रहे तो ये इसको क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा कि विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को pH मान कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए परिभाषा को अब फार्मूले से कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला से कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग। देखिए क्या करा है कि विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, ठीक है ना, ऋणात्मक लघुगणक को, देखिए यहाँ पे हमने लिया भी है ना, ऋणात्मक लघुगणक को, क्या है, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है ना, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही pH मान कहते हैं। देखिए pH वैल्यू लिया गया है, बस यही मतलब ये जो आपका परिभाषा लिखा गया है इसी फार्मूले पे लिखा गया है, किस पे, इसी वाले फार्मूले पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका परिभाषा क्या है कि इसी फार्मूले पे लिखा गया है ना, ठीक है, सेम एकदम इसी का है। यदि आप लोग इसको याद कर लिए तो फार्मूला भी याद कर लेंगे कि विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही pH कहते हैं, ठीक है ना,
समझ में आ गया आप लोगों को। या इसको यदि हम लोग अलग करके मतलब लॉग को हटाना चाहेंगे तो देखिए ये H प्लस है उसको इक्वल में आ जाएगा H प्लस इक्वल में। ये जो pH होता है ना, ये pH घात चढ़ जाता है किसके, इसके आधार पे। लॉग का जो आधार 10 है ना, 10 पे ये वाला क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, 10 पे घात हो जाएगा। माइनस के रूप में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा, यदि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है ना, इसीलिए 10 के पावर माइनस pH हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी देखिए माइनस लगा है ना, तो ये वाला भी माइनस आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे इसके आगे क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन ना, कि हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण के लिए पूछ रहा है। तो देखिए जो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि आपसी शोषण या अनाक्षी शोषण में अंतर। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वाले को आप लोग स्टार बना लीजिए। ये वाला आपको 2024 में एग्जाम में देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखिए आक्षी शोषण और अनाक्षी शोषण, आक्षी शोषण को वायवीय शोषण भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिख देता है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। आक्षी शोषण तो अनाक्षी शोषण सभी लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन ये पूछ जाएगा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर बताइए। तो देखेंगे इसमें अंतर 2-3 अंतर समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो अंतर है आपका कि यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। आक्षी शोषण जो होता है उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है, और यहाँ पे देखिए अनाक्षी शोषण में देखेंगे कि यह प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं इष्ट में मिलता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो आक्षी शोषण हो गया वो पादपों में मिलता है, और अनाक्षी शोषण होता है वो सूक्ष्म जीवों मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं, मतलब जीवाणु हो गए, इष्ट हो गए। इष्ट मतलब खमीर जब बनता है तो उसमें इष्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे फफूंद जैसा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, वहाँ पे अनाक्षी शोषण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखेंगे कि ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। यहाँ पे क्या होता है आक्षी शोषण में, यहाँ पे लिख लेंगे कि आक्षी शोषण में ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। वो भी कितना निकलता है, तो 673 किलो कैलोरी, कितना 673 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है ना। ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है आक्षी शोषण में। अनाक्षी शोषण में क्या कहता है कि ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलती है। यहाँ पे क्या हो गया अनाक्षी शोषण में कि ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलती है, 27 किलो कैलोरी, ठीक है ना। कितना 27 किलो कैलोरी, और कहाँ है आपका 673 किलो कैलोरी, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला जो है मोस्ट जो ये वाला पॉइंट है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रहना चाहिए और अनाक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।